हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। क्यों डोनर एजेंसीज जो है पाकिस्तान को लोन देती हैं? क्यों यूएसएड पाकिस्तान में प्रोजेक्ट करता है? क्योंकि आपकी माशी हालात बेहतर नहीं है, आपका टैक्स निज़ाम सही नहीं है। और ये निज़ाम कौन बनाएगा? ये सियासी लोग बनाएंगे, ये हुकूमतें बनाएंगे। किसी भी हुकूमत ने ऐसी कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की जिससे पाकिस्तान का मशई निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके। हमेशा लोग एडहॉकिज्म पे आए, अपना टर्म गुजारा और आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि हम क्या ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जो दूरस्थ हो, जिसमें मुल्क के मसाइल हल हो सकें, जिसमें आने वाले वक्त में पाकिस्तान का बच्चा मकरूज ना पैदा हो। लेकिन ऐसा ही होता रहा, टाइम गुजरता रहा, लोगों ने भी उनका एहतसाब नहीं किया और अमेरिका अपने इमदाद के तले हमें दबाता रहा और आज ये सूरत हाल हो गई है कि वो हमें चैलेंज कर रहा है, थ्रेट दे रहा है। ये मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप अपनी मदद आपके तहत अपना निज़ाम सही करें, आप कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो सके, पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम बेहतर हो सके। लेकिन ये दो तरफा कोशिश होगी, हुकूमत सिर्फ नहीं कर सकती, लोगों को भी आना पड़ेगा, लोगों को भी सही टैक्स देना पड़ेगा। लोग जिनके असासे बाहर हैं उनको उन असासों को पाकिस्तान में डिक्लेयर करना पड़ेगा और सही टैक्स दे के पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करना पड़ेगा। और जब आप माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको मैली आंख से नहीं देख सकेगी और आने वाला मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक होगा। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने आज जो वक्त गुजर गया, जो टाइम गुजर गया, जो हमने जो वक्त गुजार दिया, जो ज़ाया कर दिया, लेकिन आज भी देर नहीं हुई है। हम उठ खड़े हों और उठ खड़े होने के साथ सिर्फ बातें ना करें, कुछ अमली इक़दाम करें ताकि हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो, खुद मुख्तार हो और बाख्तियार हो। हमने हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, आए वो पैकेज भी देखते हैं। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नाजिश लुत्फ़ी साहब ने, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी सिलसिलों कराकरम, हिमालय और कोहे हिंदुकश के संगम पर वाक़ है। ये तीनों पहाड़ी सिलसिले भोंजी के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान से जाकर मिलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आबादी तकरीबन 8 मिलियन के करीब है। गिलगित बल्तिस्तान को पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में 7 सितंबर 2009 को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में अलहदा आईनी हैसियत मिली, ताहम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा करार ना दिया जा सका। तारीख के एतबार से गिलगित बल्तिस्तान में 1848 से 1 नवंबर 1948 तक डोगरा राज कायम रहा। शुमाली इलाके जात के अवाम ने अपनी मदद आपके तहत इस इलाके को और इसी तारीख को डोगरा राज के खात्मे और उस वक्त के गवर्नर ब्रिगेडियर घुनसारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद गिलगित की आज़ादी का ऐलान हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कई मुश्किलात का सामना है। इब्तिदाई तौर पर तालीम के मामले में एक बड़ा फर्क देखा गया है। वर्ल्ड बैंक इक्तसादी रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 तालिब इल्मों में से सिर्फ 17 में से एक तालिब इल्म दरमियानी सतह तक पहुंचता है और हर 100 तालिब इल्मों में से सिर्फ 14 तालिब इल्म मैट्रिक की सतह तक पहुंच पाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत का तनासुब 43.2% है। इस इलाके के अवाम को अस्पतालों की कमी का सामना है। ख़वातीन सेहत के मसाइल का शिकार हैं, जिसके बाइस बच्चों की सेहत भी मुतासर हो रही है। अवामी सेहत के माहिरीन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में MMR एनीमिया बहुत ज्यादा है, जो इस इलाके में सेहत के तालीम के प्रोग्रामों की कमी का सामना है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी टीम ने जो पैकेज तैयार किया था और अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब नाजिश लुत्फ़ी साहब ने, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्मार्ट इंस्टीट्यूट के। इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान की माशी हालात पे और क्या जो अमरीकी इमदाद बंद करने की उन्होंने एक इंतबा दिया है, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान का सर्वाइवल बग़ैर अमरीकी इमदाद पे हो सकता है या नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे जा रही है और किस तरह इसमें कोई बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया नाज़िर साहब आपका, आपने हमें लिए वक्त निकाला। जो
बुनियादी सवाल जो लोगों के जहनों में आ रहा है 4-5 दिन से कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह की ड्राइव की ज़रूरत है, किस तरह की डायरेक्शन की ज़रूरत है, ताकि ये जो इमदाद का एक बहुत बड़ा बैगेज हमेशा रहता है। आम आदमी समझता है कि अमेरिका हमें इमदाद देता है और हम उस इमदाद के बदले में हम उसकी हर बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम भी बहुत कमज़ोर है और वे जो हुकूमतें आती हैं वो एक शॉर्ट टर्म किस्म का अरेंजमेंट करती हैं, लोन लेती हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, और अपना टर्म पूरा कर देती हैं। आपका ख्याल है कि आपके ख्याल में कि आप, क्योंकि आपका तजुर्बा है, आप दुनिया की इकोनॉमी को देखते रहें, तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या ऐसी डायरेक्शन की ज़रूरत है जिससे हमारी रियल टर्म इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्टिव हो सके? अनवर साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान, मेरे नज़दीक ये एक बहुत खुशाइन चीज़ है कि अमेरिका ने एक आपको धमकी दी और आपका एड बंद करने के लिए हमें पाँव पे खड़े होने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिस वक्त हमको अपनी डायरेक्शन तय करनी है कि आया हम हमेशा इमदाद पे रहेंगे या हम अपने पाँव पे भी खड़ा होना है। सही। हमारे जो कर्जे हैं इस वक्त तकरीबन $80 बिलियन से ऊपर चले गए हैं, और अगर वो 100 बिलियन के ऊपर चले जाते हैं तो मुल्क दिवालिया की तरफ चला जाएगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हमारा डेफिसिट है वो मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है, और जिसको पूरा करने के लिए हमें बाहर से इमदाद लेनी पड़ती है, और वो इमदाद जब तक हम लेते रहेंगे ये कर्जे बढ़ते चले जाएंगे और हम अपनी नई नस्ल को कर्जे में जकड़ देंगे। इस सिचुएशन के अंदर अब हमारे पास ऑप्शन क्या है उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। सबसे पहला ऑप्शन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है हमारा टैक्स रेशो टू GDP जो 9% के करीब है। इंडिया में 19% के करीब है, श्रीलंका जैसे मुल्क में 17% के करीब है। अगर हम उसको डबल कर दें 18% की तरफ तो हमें किसी किस्म के कर्जे लेने की जरूरत नहीं होगी, और ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है। लेकिन आम आदमी पूछता है कि डबल कैसे हो सकता है? जी कैसे हो सकता है, अब ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के पास हमारी हुकूमत है उसके बाद दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि वोट से अपने आप को जीत के आ जाए या मुल्क को जिता दे। अच्छा, हम जो कोशिश करते हैं कि हम वोट लेके जीत जाए और मुल्क हार जाए। अच्छा, ये हमारी पॉलिसी रही है, और यही वजह है जिसकी वजह से हमने कभी एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लागू तो किए मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के काबिल नहीं रहे, और वो हम टैक्स भी नहीं लेते। 65% हमारी एग्रीकल्चर है जिससे हमने टैक्स लेना। इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ तो हम चले जाते हैं मगर डायरेक्ट टैक्स की तरफ हम नहीं जा रहे, और इनडायरेक्ट टैक्स जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है, और जो एक आम आदमी है उसकी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जाती है। तो अब सबसे पहले हमें जो जिन चीज़ों को कंसिडर करना है कि हम टैक्स रेशो को किस तरह बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इंपोर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, स्पेशली जो लग्जरी आइटम्स है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। जो जरूरियात है वो तो जरूरी है, मतलब ऑयल हमें इंपोर्ट करना है। आप अगर देखें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट और पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज जो हैं, अगर कोई आम इन्वेस्टर आता है तो उसको ऐसा रोजी पिक्चर दे रही होती हैं, जबकि जब आप ग्राउंड पे देखते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी नजर नहीं आ रही होती। जिस बिजनेसमैन से बात करो वो कहता है एक कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। मतलब ये आप क्या ये इस पे आपका क्या टेक है, क्या वजह है इसकी? अनवर साहब, आपने वो टॉपिक छेड़ दिया जो मेरी दुखती रग है। बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझा जाता है कि स्टॉक मार्केट जब ऊपर जा रही है तो वो शो करती है कि हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर है और हमारे रिस्पॉन्ड कर रही है, वो पूरी हमारी गवर्नमेंट उस पर शोर करती है कि हमने 50,000 तक ले गए और हम स्टॉक मार्केट के इंडेक्स को, हमारे ये नेगेटिव एक्सपेक्ट है जो हम इसको देख रहे हैं। अच्छा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास, अगर आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें, जो हमारी इंडस्ट्रीज को देखें तो वो डिक्लाइन हुई है इन द लास्ट 8 इयर्स, बंद हुई है। तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर हो सकती है? इसका मतलब है आम आदमी इसी से कंफ्यूज हो जाता है। इसका मतलब है कि लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो तैयार है मगर रियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है जहां उनका पैसा कैश की सूरत में हो, और वही स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट है वो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं। यही हमें रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। अगर आप रियल एस्टेट की प्राइसेस को देखें तो मेरी समझ में नहीं आता कि पूरी दुनिया में जितनी तेजी से प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ी हैं शायद ही कुछ मुल्कों में बढ़ी। तो ये स्पेकुलेटिव जो इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जाते हैं उसकी वजह क्या होती है? उसकी बहुत सी वजह है। नंबर 1, लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुनासिब नहीं समझते जब आपकी पावर फेलियर्स है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी खराब हो, और आप गवर्नमेंट डिस्ट्रेस भी होता है।
प्लस आपकी डिवैल्यूएशन का भी डर हो। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए घबराते हैं। स्टॉक मार्केट लिक्विड मार्केट है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म, और उसको हम कहते हैं हिट एंड रन करके निकल जाते हैं। ठीक है, आते हैं थोड़ी 5-6% कमाए और चले गए। कहां वो पूरी इन्वेस्टमेंट करें, लेबर को संभालें, लॉ एंड ऑर्डर को देखें, टैक्स सिस्टम को संभालें और बाकी जो जितनी भी खराबी है उनको देखें, उसके बाद वो 15 से 20% कमाने के लिए जाए। वो कहते हैं दिस इज द राइट वे टू मेक, कि हम एटलीस्ट 20-25-30% कमा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है इन द लास्ट 5-7 ईयर्स, वो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 200% के करीब। अच्छा, आप क्योंकि आपका बड़ा तजुर्बा है इस पे, तो आप मुझे ये बताएं कि ये लोग पूछना ये चाहते हैं कि जो हुकूमतें आती हैं वो जो अपने बैलेंस शीट बनाती हैं, उतनी रोज़ी बनाती हैं और एक्चुअली जो है बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें कुछ और होती हैं, तो उसकी वो किस तरह ये करते हैं? देखिए, फिर वही बात कि अगर आप जब तक रोजी पिक्चर नहीं दिखाएंगे, जब तक लोगों को लोग तो इसी तरह उल्लू बनते हैं, लेकिन आपको रोजी पिक्चर की दूसरी साइड भी है जो हमें बिल्कुल क्लियरली नजर आती है, एक लेमैन को नजर नहीं आती, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझता है माशियात को वो फौरन समझ जाता है। जब हम पैसा लेने के लिए जाते हैं IMF की तरफ या वर्ल्ड बैंक की तरफ, जब हम वहां पैसा लेने के लिए जाते हैं, उस वक्त जो हमारे ऊपर रूल्स लागू होते हैं और जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमें पैसा मिल रहा होता है, वो बता रहा होता है हमारी माशियत का हाल। ठीक है, जब आपकी सूरत हाल अच्छी होती है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, आपके हालात अच्छे हैं, जब आप किसी बैंक के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपको कम से कम इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देता है। वो इसलिए देता है कि उनका पैसा सिक्योर है और वो सिक्योर पैसा आपको दे रहे हैं, उनको पता है कि वो आपसे पैसा ले सकते हैं। जहां खौफ आ जाता है, डर आ जाता है कि आपसे पैसा मिलना मुश्किल होगा, वहां वो आप अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। सही, हम अपने प्रोग्राम में भी बात करते रहे, काफ़ी हमारे मेहमानों ने बात की कि टैक्स का निज़ाम जो है वो पाकिस्तान के उसमें बुनियादी मसला इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। जी, आप क्या समझते हैं इस बात को? देखिए, मेरे नज़दीक तो बहुत सिंपल सिस्टम है। मैं अगर आप टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकते, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। एक 80 गज का मकान जो आदमी खरीद रहा है और टैक्स पेयर है, उसके ऊपर टैक्स डिफरेंट होना चाहिए, और एक 80 गज का मकान या 120 गज का मकान जो खरीद रहा है और वो टैक्स पे करता है, उस पर टैक्स सिस्टम डिफरेंट होना चाहिए। इसी तरह जिस तरह उसकी प्लॉट की रकबा बढ़ता चला जाए, उस लिहाज से उसका टैक्स ब्रैकेट होना चाहिए कि अगर एक आदमी 500 गज का मकान खरीद रहा है और वो टैक्स पे ही नहीं करता है, तो उसके पास ये 3-4-5 करोड़ रुपए आया कहां से? उसके ऊपर इतना टैक्स लगाया जाए कि जो छोटे प्लॉट वाले हैं उनका कवर कर दिया जाए। ठीक है, तो आपके पास ऐसे सोल्यूशन होने चाहिए कि जिससे आप पैसा वसूल करें उन लोगों से जो टैक्स में नहीं है, उससे बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, हम ये बात आगे करते हैं, हमें ब्रेक पे जाना है, हम ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, बात करते हैं कि अपने मेहमान से कि पाकिस्तान के इकोनॉमी में क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और किसी इमदाद के बगैर आगे बढ़ सके। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसा टैक्स का निज़ाम होना चाहिए। आए अपने मेहमान से बात करते हैं। वो आप बता रहे थे कि जी अगर कम आमदनी है तो कम टैक्स होना चाहिए, ज़्यादा आमदनी है तो ज़्यादा होना चाहिए। मकसद आपका ये था, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टैक्स पे नहीं करते हैं जी, उनके लिए एक नया रूल होना चाहिए ताकि वो पैसे को अवॉइड किया जाए। मैं एम्यूनिटी स्कीम्स के ऊपर भी बहुत फेवर करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हमारी एड बंद हो जाती है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तानी जो बाहर दुनिया में बैठे हुए हैं, उनके लिए हम क्या स्कीम्स ला सकते हैं कि 10 साल उनके लिए टैक्स फ्री कर दें हम, और उनको हम फोर्स करें कि वो पाकिस्तान आए इन्वेस्टमेंट ले। जिन पाकिस्तान में बाहर इन्वेस्ट किया पाकिस्तान से, वो तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा है, जो 200 बिलियन के करीब जो स्विस बैंक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अगर हम सिर्फ वो 200 बिलियन ले आए तो पाकिस्तान के हालात एक दिन में आप इसको सपोर्ट करें कि कोई एमनेस्टी स्कीम लाके उसको बिल्कुल लाई जाए अगर इन केस ऐसी सिचुएशन होती है और पैसा पाकिस्तान फॉरेन एसेट के हवाले से। जी, फॉरेन एसेट के साथ। सही, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपना पैसा पाकिस्तानी अपने ले आए यहाँ पे, जो बाहर बैठे हुए हैं और जो पाकिस्तानी आए उनका पैसा बाहर है, तो मेरे ख्याल में इमदाद की जरूरत आपके ख्याल में? ना सिर्फ के पैसा आएगा, हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है जी, वो ब्रेन भी तो हमें पाकिस्तान में लेके आना है। ठीक है, बताए, हम दो चीजें लाएंगे, एक इन्वेस्टमेंट लाएंगे। अगर आप अब देखें पूरी दुनिया में तो हमने ब्रेन हमारे मुल्क से चला गया, हमारा ब्रेन एक्सपोर्ट हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान में जो यूजली लोगों का प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके पास उनकी सैलरीज कम है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बाइंग पावर जो खत्म हो जाती है, तो ये पर कैपिटा जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करती है, तो वो पर कैपिटा तो एक्चुअली है नहीं। मतलब
देखिए गवर्नमेंट कहती है $1200 पर कैपिटल इनकम है, जो लगता नहीं है। प्लस आप अगर हमारे हालात को देखें, जो जीडीपी ग्रोथ हमारी कहा जाता है कि क्लोज टू 5% है, जो मेरे नजदीक 4% से ऊपर नहीं हो सकती। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4% के करीब है, और हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बहुत कम है 2.4% से। मतलब हमारी दो इकोनॉमी है, एक जो हमारी इंडस्ट्रीज को संभालती है, एक हमारी एग्रीकल्चर को संभालती है। तो एग्रो जो है वो हमारी पॉपुलेशन से कम है। बताए अगर हमारी वीट है तो 1.2-1.3% उसकी ग्रोथ है, और हमारे राइस की 1.7-1.8% के करीब। आई थिंक वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं लाया गया, इसलिए उसकी ग्रोथ जो है ना वो पोटेंशियल पे नहीं पहुंच रही है। और ये शॉर्ट टर्म में तो हम इसको उसका कमी को पूरा कर रहे हैं, मगर लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा हैवक क्रिएट कर देगा पूरी पाकिस्तान इकोनॉमी में, जहां फूड क्राइसिस आ सकते हैं। सही है। जहां हमारे दूसरे क्राइसिस आ रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके साथ फूड क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है। और फूड क्राइसिस को भी हमें बचाना है। जिस तरह हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमें एग्रीकल्चर के ऊपर किस तरह काम करना है। तो मतलब आप इन प्रिंसिपल इस बात से एग्री करते हैं कि अगर इस वक्त ये एडवर्सिटी है, अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए? मेरे नजदीक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। ऑनेस्ट विद यू, मतलब मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की सारी एड बंद होनी चाहिए और पाकिस्तान को खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है। तो आप अगर कुछ चंद चीजें बताएं जो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान को ऐसी मेजर्स लेने चाहिए इकोनॉमी के हवाले से, इस हुकूमत को या आने वाली हुकूमत के लिए क्या चीज ऐसी करनी चाहिए जो? सबसे पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास जो है यूटिलिटी, बिजली, पानी, गैस, उसकी फराहमी होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज लग सके लोगों को, और जो बाहर से जो इन्वेस्टर्स आए पाकिस्तान में उनके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए जो, अब अगर आप पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट का मुआवजा करने के लिए जाते हैं, मेरे नजदीक मिडिल ईस्ट में कुछ भी नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी जो है वो 200 मिलियन से प्लस हो चुकी है, जिसको मैं इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क कहता हूँ, जो एक आम आदमी भी इंग्लिश को समझता है, बोलता है। आप अरब में चले जाए तो आप बिल्कुल मुश्किल होती है। आपके 900 से 1000 किलोमीटर का कोस्टल एरिया मौजूद है। आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, लातादाद अनएम्प्लॉयमेंट है। आपका क्लाइमेटिक कंडीशन वहां से बहुत बेहतर है। आपके पास ब्रेन यहाँ पे वहां से लाख दर्जे बेहतर है। ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां से बिजनेस को लाना, स्पेशली जो ट्रेडर्स मौजूद है मिडिल ईस्ट में, उनको पाकिस्तान शिफ्ट करने में, स्पेशली कराची शिफ्ट करने में, मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें उनके लिए कि वो, और प्लस जो उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो 1/4 है पाकिस्तान में जो मिडिल ईस्ट है। प्लस आपको लोगों को बुलाना नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रिसोर्सेज। अच्छा, ये हमेशा लोग कोट करते हैं कि जी महबूब हक साहब ने जो है कोरिया को इकोनॉमिक प्लान दिया पूरा और वो यहाँ से लेके गए, तो उसके बाद क्या हुआ आपके ख्याल में? आपने क्यों स्टडी किया होगा पाकिस्तान की माशी सूरत में क्या हुआ? क्या सियासी तौर पे लोगों ने इसके साथ खिलवाड़ किया है, या ये ऑटोमेटिकली कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन हो? सिवाय मैनेजमेंट के इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिवाय मैनेजमेंट वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट। ओके। जो इसके अलावा कोई भी नहीं। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन मौजूद है पाकिस्तान में। आप आगा खान अस्पताल को देख ले कि वहां पे क्या है, आप इंडस अस्पताल को देख ले वो क्या है, आप हाईवे देख ले जो आपकी मोटरवे बनी है, ये इंस्टीट्यूशन है, यही हम लोग हैं जो ये इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। ठीक है। तो अब तो दूसरे इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं चलते? तो इनकॉम्पिटेंसी, डेफिनेटली इनकॉम्पिटेंसी। देखिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी एक ही बोलता है, इनकॉम्पिटेंट पीपल हायर इनकॉम्पिटेंट पीपल, एंड कॉम्पिटेंट पीपल हायर कॉम्पिटेंट पीपल। तो अगर इनकॉम्पिटेंट पीपल हम लोग हैं, वो इनकॉम्पिटेंट लेते हैं कि यार मैंने एक आदमी कम अकल है, वो कम अकल को लेगा कि वो उसकी तारीफ करे, वो ये किसी अकलमंद को अपने पास नहीं रखता। सही है। तो हमारे पास ये अलमिया रहा है हमारे मुल्क में कि हमारी मैनेजमेंट इतनी खराब है कि हम उसको, गवर्नेंस हमारी इतनी खराब है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मैं कराची के जो ट्रैफिक के हाल देखता हूँ, ये तो कोई इशू ही नहीं। अगर आप इंग्लैंड की ट्रैफिक को देख लें, इससे 4 गुना ज्यादा है, और कितनी ऑर्गेनाइज है, कभी आपको ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, और उसकी रोडें आधी हैं यहाँ से। और आप यहाँ की ट्रैफिक को देखें, मतलब हमारे पास मिसमैनेजमेंट। हम कूड़ा उठाने के लिए चाइनीज और टर्किश को बुलाते हैं इस मुल्क के अंदर, मतलब हम कूड़ा उठाने के भी काबिल नहीं रहे। हमारे पास इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम अपना
कूड़ा उठा के उसका इस्तेमाल या उसको रिसाइकिल कर सकें। सही बता, हम अब हमारी जो कैपेबिलिटीज है हम अपनी कैपेबिलिटीज को यूज ही नहीं कर रहे। हमारे पास जो वसाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे नजदीक, जो हमारे वसाइल है हम उन वसाइल को कैसे इस्तेमाल ला सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान अपनी उस पोटेंशियल पे इस वक्त नहीं है, मतलब जो उसकी एग्जैक्ट जो आपने बातें की उससे लग रहा है पाकिस्तान बिल्कुल ही 10% ऑफ द पोटेंशियल आप काम कर रहे हैं। मैं नॉट 10%, 1% नहीं कर रहा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर 60% आपकी नौजवान तबका 21 साल से कम उम्र का है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी मशीन हमारे पास मौजूद है जो 44 साल, अगर 65 साल हम उसकी उम्र रखते तो 44 साल वो मशीन काम करेगी इस मुल्क के लिए। हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे। अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज ही नहीं कर पा रहे। मेरे इस वजह से हमने उस एसेट को लायबिलिटी बना लिया। फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो एक अमेरिका की एक रियासत टेक्सास से छोटा है जी, उसमें आप यहाँ एयर कंडीशन में बैठे और एक तरफ -20 होगा नॉर्थ में, और मींस हमारे पास हर किस्म के मिनरल्स मौजूद है, हर किस्म की क्रॉप्स मौजूद है। हमारे पास कोस्टल एरिया इतना, हमारे पास 4 पोर्ट साथ खड़े हैं, गवादर ले लें, कराची ले लें, पोर्ट कासिम ले लें और केटी बंदर। मतलब इतने बड़े रिसोर्सेज, इस किस्म का मुल्क। आपका बलूचिस्तान जो है वो मिनरल से भरा पड़ा है। आपका बलूचिस्तान आपको 200 साल चला सकता है सिर्फ। हम अपने रिसोर्सेज कोई इस्तेमाल नहीं कर सके, ये अलमिया है। ना हम प्रॉपर गवर्नेंस कर सके, मैनेजमेंट कर सके, यही हमारी प्रॉब्लम है। जिस दिन हम अपने वोटों की बजाय मुल्क के लिए काम करने लगेंगे, पूरा मुल्क बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये बेसिकली देखें, बात ये हो रही है कि पाकिस्तान को, जो आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान को इमदाद की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को अपनी मदद आपकी जरूरत है। मेरे नजदीक पाकिस्तान को इमदाद देनी है। पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को सही तरीके से चलाया जाए तो 5 साल के अंदर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि दुनिया को इमदाद देगा, ना कि इमदाद लेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपको किसी प्रोग्राम में दावत देंगे और आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर अपने अगले सेगमेंट पे बात करते हैं। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम अच्छा हो जाए, पाकिस्तान की जितनी पोटेंशियल है उसके मुताबिक पाकिस्तान टैक्स कलेक्ट करने लगे तो पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी बढ़े और पाकिस्तान में रिसोर्सेज बढ़ जाएंगी तो पाकिस्तान को किसी भी इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर हमें बहुत जगह जहां हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना नहीं पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि हम लोग हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं और उसके बाद भी हम लोग टैक्स भर रहे हैं, एनटीएन पे भी हम लोग पे कर रहे हैं, तो हमें कौन सा टैक्स देना चाहिए, एक्चुअली हमें कौन सा टैक्स पे करना चाहिए, उसका जवाब दें। देखिए, टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि जो हमारे यहाँ जनरल कॉन्सेप्ट है ना, वो ये कहते हैं टैक्स लग गया। अभी हमने आपको पैकेज दिखाया था गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन टैक्स ऐसी चीज़ है जो लगना चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। टैक्स लगना चाहिए। कम और ज़्यादा का रेशो हो सकता है कि जो कम आमदनी वाले हैं उन पर कम लगे, जिनकी ज़्यादा आमदनी उन पर ज़्यादा लगे, और टैक्स लगना चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को कम होना चाहिए क्योंकि ये महंगाई बढ़ाता है और ये महंगाई जो है आम आदमी को इम्पैक्ट करती है क्योंकि लोगों के पास पाकिस्तान में बाइंग पावर नहीं है, इसलिए वो 1% भी टैक्स लगता है तो उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस पर कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं मुतमईन और अपना ड्यू टैक्स दें। नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम क्या सवाल कर रहे हैं और हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने। बात करते हैं उनसे कि वो सियासी रहनुमा क्या बात करते हैं टैक्स निज़ाम पे, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमारा प्रोग्राम जो है टैक्स के हवाले से, तो मैं आपसे बुनियादी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जमात पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को कैसे देखती है? देखिए, पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है वो तय नाक़िस है और जो लोगों ने अपने आप को टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराई भी है, गुज़ारे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन है, आज तक तो कोई किसी के पीछे नहीं आया कि उसको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, तो वो उन्हीं लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि हमें टैक्स नेट में इजाफा करना चाहिए, यानी मजीद लोगों को टैक्स, पाकिस्तान में 1% लोग टैक्स देते हैं पैदा हुए, तो उस टैक्स नेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा, ना कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर टैक्स का बोझ मजीद बढ़ाने से। उसको अगर आप मजीद बोझ बढ़ाते हैं तो चोरी बढ़ती है, उससे टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा आपको। छोटे कारोबारी लोगों को, फार्मर्स को, हमारे पास एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, हमें हर इनकम को टैक्स करना पड़ेगा। हमें ये नहीं कह सकते कि फलानी इनकम पे टैक्स है और फलानी पे नहीं है, यदि गंदम उगाओ तो टैक्स नहीं है और अगर गंदम का आटा बनाओ तो टैक्स है। ये कौन सा निजाम दुनिया के अंदर ठीक है? तो आपके ख्याल में हर
आपके ख्याल में हर आमदनी पे टैक्स होना चाहिए और हर तरह से टैक्स लगना चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं इस वक्त जो टैक्स का निज़ाम है वो आपने कहा कि वो कमज़ोर है, तो आपके ख्याल में क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जो टैक्स में लोग आसानी से नहीं आते हैं? देखिए, नंबर 1 तो ये कि सारी दुनिया में जहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको ट्रस्ट होता है अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। ये अजीब एक निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर कि फिलंथ्रॉपी के लिए पाकिस्तान का हर आदमी, कारोबारी हो, गरीब हो, अमीर हो, वो तैयार है। यानी अगर मैं उससे कहूँ कि जी शौकत खानों को ज़कात दे दो तो उसके लिए अरबों रुपए जमा होने की फौरन हो जाते हैं। लोग अपनी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, वो अपनी मर्जी से लाके पैसे देते हैं। अपने सरदार ईदी को लोग अरबों रुपए जितने। तो आपका कहने का मकसद ये कि जितनी हुकूमतें आई हैं सब पे हुकूमत आम आवाम को ट्रस्ट नहीं रहा है, मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है ना। मुझे ये नजर आता है कि जी मेरे पैसे से जो मैं टैक्स देता हूँ उस पैसे से अयाशियां चल रही हैं हुक्मरानों की, उनके बच्चों की अयाशियां चल रही हैं, वो जायदादें बना रहे हैं, मैं क्यों टैक्स दूंगा? मुझे तो ये पता होना चाहिए कि जब मैं टैक्स देता हूँ तो मुझे प्रिविलेज मिलती है, मेरी गलियां ठीक होती हैं, मेरी सड़कें ठीक होती हैं, मुझे पानी का इंतजाम ठीक मिलता है, मुझे सिक्योरिटी मिलती है, मेरे बच्चों को सिक्योरिटी मिलती है, तो मैं टैक्स दूंगा। मैं उस आदमी को टैक्स क्यों दूं जहाँ मुझे पता है कि ये पैसे खा जाता है? तो ये बुनियादी खराबी आपके ख्याल में? करप्शन की बुनियादी खराबी है ना जी। हर चीज का जवाब आपको करप्शन में मिल जाएगा। एजुकेशन में देख ले, हेल्थ में देख ले, आप फाइनेंशियल सेक्टर में देख लें, आपको हर जगह से जवाब आपको करप्शन की सूरत में मिलेगा। अच्छा इमरान साहब, जहाँ की हुकूमत, ये टर्किश हुकूमत है ना, मुझे जरा से बात करने ने, जो टर्किश हुकूमत है एर्दोगान की, आवाम को उसके ऊपर ट्रस्ट है। उसने पूरा वर्ल्ड बैंक का लोन उतार दिया, 100% लोन उसने ऑफ कर दिया। ये तो दुनिया की मिसालें हैं। नहीं आप ये उसके साथ खड़ी है। इमरान साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो तकरीर की है पाकिस्तान की इमदाद को उन्होंने बंद करने का जो इंदिया दिया है, आपका क्या इस पे टेक है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि जो अमेरिकन इमदाद थी ये किसी से कम नहीं थी पाकिस्तानी मईशत के लिए, और इससे जान छुड़ाने का इससे बेहतर मौका नहीं है। जब अमेरिकन सदर ने खुद ही कह दिया कि इमदाद बंद कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी एक बोल्ड स्टेप लेके बंद कर देना चाहिए। कुछ अर्सा मुश्किल जरूर गुजरेगा पाकिस्तान का, क्योंकि हमें आदत है भीख के पैसों से अयाशियां करने की, वो अयाशियां बंद करनी पड़ेंगी। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो फर्टाइल है, जिसको अल्लाह ने हर ताकत दी है, हर चीज दी है, मिनरल दिए हैं, ऑयल दिया है, गैस दी है, पेट्रोल दिया है, पाकिस्तान को अल्लाह ने गोल्ड दिया है। नहीं तो हम उसको भी सही से माइंड नहीं कर पा रहे। हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, हमारी जान छूट जाएगी गुलामी से, वेस्टर्न गुलामी। तो आपके ख्याल में क्या इकदाम करने, जो मुश्किल टाइम होगा उसमें क्या इकदाम करने चाहिए आपके ख्याल में? लेकिन जैसे जहाज टेक ऑफ करने से पहले वो कहते हैं ना, फास्टन सीट बेल्ट आके टर्बुलेंस भी हो सकता है, तो ये टर्बुलेंस एरिया पाकिस्तान का जरूर आएगा। तो हमें अपनी सीट बेल्ट को जरा मजीद टाइट करके बैठना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी आने वाली नस्लों के लिए। एक नस्ल, वन जनरेशन, एक जनरेशन अगर कुर्बानी दे दे, थोड़ा सा टाइट करके चलें, तो ये हम आने वाली नस्लों को वो पाकिस्तान दे सकते हैं जिसका ख्वाब मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नाज़रीन, के हमारे मेहमान ने और हमारे लोगों ने जो बात की वो ये कि पाकिस्तान अगर इमदाद अमेरिका बंद भी कर देता है तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आपको पहले अपनी रिसोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा, अपने आप पे रिलाई करना पड़ेगा, और अब ये सोचना पड़ेगा कि ये टफ़ टाइम है और इस टफ़ टाइम से कैसे निकला जाए। लेकिन अगर आप इस टफ़ टाइम से नहीं निकलना चाहेंगे तो कभी भी नहीं निकल सकते हैं। लेकिन हमारी हमेशा ये कोशिश रही है और हम इस अपने प्रोग्राम के ज़रिए ये मैसेज देते रहे हैं कि जब तक पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत नहीं होगा, जब तक लोग टैक्स वॉलंटरी आके नहीं देंगे, जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा, तो पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम मजबूत होगा और तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि लोगों के लिए अक्रॉस द बोर्ड जो ये इस बात से गुस्से में है कि अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी, इतना ह्यूमिलेट किया हमें, तो फिर आज आगे बढ़ें और टैक्स दें और पाकिस्तान को मजबूत करें। इस बात के साथ मुझे इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।